फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। और आज अपने करने वाले हैं एग्रीकल्चर के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। तो आप क्लास को लास्ट तक देखिएगा जिससे आपको अच्छे से क्वेश्चन समझाएंगे। इसमें अपना फर्स्ट क्वेश्चन है, म्यूटेंट वेराइटीज ऑफ वीट्स आर। इसमें से म्यूटेंट वैरायटी कौन सी है गेहूं की? तो सबसे पहले अपने समझते हैं, म्यूटेंट को हिंदी में कहते हैं उत्परिवर्ती। ये म्यूटेशन से बना है, म्यूटेशन हिंदी में बोलते हैं उत्परिवर्तन। तो ये म्यूटेंट क्या होता है? म्यूटेशन होता है, म्यूटेशन से म्यूटेंट बना है। तो म्यूटेशन क्या होता है? म्यूटेशन होता है कि जब किसी जीन के डीएनए में कोई स्थायी परिवर्तन होता है तो उसे म्यूटेशन कहते हैं। फिलहाल आप इतना ही समझिए यहाँ पे म्यूटेशन, क्योंकि ये एक प्लांट अपने प्लांट ब्रीडिंग में पढ़ेंगे अच्छे से भी इसमें क्या है इसका। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा जैसे आगे की भी आपको क्लास मिलती रहे। तो इसका आंसर बताइए आप क्या होगा? कल्याण सोना, सरबती सोनारा या फिर पूसा लर्मा। फोर्थ है बोथ, सेकंड एंड थर्ड। तो इसका आंसर होगा फोर्थ नंबर। सेकंड और थर्ड दोनों ही हैं। फोर्थ नंबर आंसर है इसका, सरबती सोनारा एंड पूसा लर्मा दोनों आंसर है इसके। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने करते हैं, सिंगल जीन ड्वार्फ वेराइटीज। ये ड्वार्फ नहीं है फ्रेंड्स, ड्वार्फ है। यहाँ पे आप ड्वार्फ कर लीजिएगा, आगे आप भी लगा हुआ ड्वार्फ। ड्वार्फ वेराइटीज ऑफ वीट्स आर। सिंगल जीन क्या होता है कि जिसमें जो बोनेपन के लिए एक ही जीन होता है वेराइटी के अंदर, उसे बोलते हैं सिंगल जीन ड्वार्फ वेराइटी। तो इसमें फर्स्ट ऑप्शन है अपना लर्मा रोजो 64A, सुजाता, गिरजा, सोनालिका या फिर ओल। तो इसका आंसर होगा ओल। ये सारी की सारी वैरायटी सिंगल जीन ड्वार्फ वैरायटीज है। और जो ये गिरजा वैरायटी है ये हिली एरिया के लिए सूटेबल है, हिल्स के लिए, हिली एरिया में ग्रो किया जाता है, इसको उगाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच अमंग द फॉलोइंग इज कोल्ड मैक्रोनी वीट। मैक्रोनी वीट कौन सा है? इसमें जो ये एमर लिखा है ये ऐसे ही है फ्रेंड्स। विच अमंग द फॉलोइंग इज कॉल्ड मैक्रोनी वीट। मैक्रोनी वीट कौन सा? इसमें ट्रिटिकम डाइकोकम, ट्रिटिकम ड्यूरम, ट्रिटिकम मोनोकोकम या फिर ट्रिटिकम एस्टिवम। तो इसका आंसर होगा सेकंड नंबर, ट्रिटिकम ड्यूरम। जो ये स्पीसीज है ट्रिटिकम ड्यूरम, इससे मैक्रोनी मतलब मैक्रोनी बनाने के लिए ये काम आता है। जो फर्स्ट ट्रिटिकम डाइकोकम है इसको एमर वीट भी बोलते हैं, एमर वीट, एमर वीट बोलते हैं। और ये जो साउथ इंडियन डिश है उपमाऊ, उसके लिए बनाने में काम आता है ट्रिटिकम डाइकोकम। किस लिए काम आता है? उपमाऊ बनाने के लिए, उपमाऊ। ये साउथ इंडियन डिश है उपमाऊ, इसके बनाने के लिए ट्रिटिकम डाइकोकम का यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिप्लॉइड स्पीसीज ऑफ वीट्स आर। इसमें से डिप्लॉइड स्पीसीज कौन सी है गेहूं की? तो फर्स्ट ऑप्शन है ट्रिटिकम डाइकोकम एंड ट्रिटिकम ड्यूरम, ट्रिटिकम एस्टिवम या फिर ट्रिटिकम स्फेरोकोकम, ट्रिटिकम मोनोकोकम या फिर ट्रिटिकम एजलोप्लॉइड या फिर ट्रिटिकम एस्टिवम या ट्रिटिकम वल्गेयर। तो इसका जो आंसर है वो होगा थर्ड नंबर, ट्रिटिकम मोनोकोकम एंड ट्रिटिकम एजिलोप्लॉइड। थर्ड नंबर आंसर होगा। इसमें जो फर्स्ट नंबर है ये टेट्राप्लॉइड है, ट्रिटिकम डाइकोकम एंड ड्यूरम टेट्राप्लॉइड वैरायटी, टेट्रा मैंने लिखा है यहाँ पे। सेकेंड है ट्रिटिकम एस्टिवम एंड स्फेरोकोकम, ये हेक्साप्लॉइड वैरायटी है, हेक्साप्लॉइड जो सबसे ज़्यादा ग्रो करते हैं अपने नॉर्थ एरिया में। ट्रिटिकम एस्टिवम ही है ये। और फोर्थ है ट्रिटिकम एस्टिवम, ट्रिटिकम वल्गेयर, ये भी है जो हेक्साप्लॉइड वैरायटी है। हेक्साप्लॉइड मतलब जिनके अंदर 42 गुणसूत्र होते हैं। ये जो इसके अंदर जो स्फेरोकोकम है ये ट्रिटिकम एस्टिवम है, ये मैक्सिकन जो ड्वार्फ वेराइटी, ड्वार्फ जो स्पीसीज है वो है गेहूं की। और जो स्फेरोकोकम है ये इंडियन ड्वार्फ वेराइटी है। ओके फ्रेंड्स, आगे अपने करेंगे, टिलरिंग स्टेज ऑफ वीट्स कम्स डे आफ्टर सोविंग। जो टिलरिंग स्टेज है वो कितने दिन बाद आती है गेहूं के अंदर? तो फर्स्ट ऑप्शन है 40 से 45 दिन बाद सोविंग के, 20 से 25 दिन बाद या फिर 60 से 65 दिन बाद या 80 से 85 दिन बाद। तो इसका आंसर होगा फर्स्ट, 40 से 45 दिन बाद। जो गेहूं के अंदर स्टेज होती है इरीगेशन, वो 6 स्टेज होती है, 6 स्टेज। जिसमें फर्स्ट स्टेज है CRI,
सेकंड स्टेज टिलरिंग है, एंड थर्ड स्टेज है जॉइंटिंग, फोर्थ स्टेज है फ्लोरिंग जिसे बूटिंग भी बोलते हैं, फिफ्थ है मिल्किंग और सिक्स्थ है डो स्टेज। तो ये जो टिलरिंग स्टेज सेकंड स्टेज है जो 40 से 45 दिन बाद आती है। आगे अपने पढ़ेंगे बूटिंग स्टेज ऑफ वीट कॉम्स डे आफ्टर सोविंग। बूटिंग स्टेज इसको फ्लोरिंग स्टेज भी बोलते हैं। 1 सेकेंड फ्रेंड, इसको फ्लोरिंग स्टेज भी बोलते हैं, फ्लोरिंग स्टेज। ये 20 से 25 दिन बाद आती है, या फिर 80 से 85 दिन बाद, या फिर 60 से 65, या फिर 100 से 105 दिन बाद। तो ये स्टेज आती है 80 से 85 दिन बाद। मैंने आपको बताया था कि फर्स्ट स्टेज CRI है, सेकंड टिलरिंग है, थर्ड जॉइंटिंग स्टेज है। जो फर्स्ट स्टेज CRI है, CRI ये आती है 21 दिन बाद, 21 दिन बाद। सेकंड स्टेज टिलरिंग है, मैंने आपको पहले क्वेश्चन में बताया था। टिलरिंग जो स्टेज है ये आती है 40 से 45 दिन बाद। मैं इनको मिटा देती हूँ फ्रेंड, आपको आगे फिर बताऊँगी। CRI टिलरिंग, एंड थर्ड जो स्टेज है वो है जॉइंटिंग स्टेज। थर्ड कौन सी है? जॉइंटिंग स्टेज। ये जॉइंटिंग स्टेज है, ये आती है 60 से 65 दिन बाद, 60 से 65 दिन बाद। और ये फिफ्थ स्टेज बूटिंग स्टेज होगी, सॉरी फ्रेंड्स फोर्थ। ये जो जॉइंटिंग है थर्ड स्टेज है, और फोर्थ स्टेज बूटिंग या फिर फ्लोरिंग स्टेज है। फिफ्थ जो स्टेज है वो है मिल्किंग स्टेज। मिल्किंग स्टेज ये आती है 100 से 105 दिन बाद। एंड लास्ट जो सिक्स्थ स्टेज है वो है डो स्टेज, ये आती है 115 से 120 दिन बाद सोइंग के। इन 6 स्टेज पे अपने को इरिगेशन करनी चाहिए वीट के अंदर, जिससे अपने को अच्छा उत्पादन मिले। नेक्स्ट अपने करेंगे इफ़ टू इरिगेशन आर अवेलेबल फॉर वीट इट इज़ प्रीफर्ड। जब अगर अपने दो ही पानी है अपने दे सकते हैं, अपने जो पानी देते हैं जिस माध्यम से देते हैं, नहर से, ट्यूबवेल से या तालाब से, तो अगर अपने दो ही माध्यम है, अपने भाई दो इरिगेशन दे सकते हैं, तो अपने खेत में अपने दो ही सिंचाई कर सकते हैं, तो उसके लिए कौन सी स्टेज है वो अपने प्रीफर करनी चाहिए। तो फर्स्ट ऑप्शन है CRI एंड टिलरिंग, CRI एंड जॉइंटिंग, CRI एंड बूटिंग, या CRI एंड डो स्टेज। तो इसका आंसर होगा CRI एंड बूटिंग स्टेज। 1 सेकेंड, CRI एंड बूटिंग स्टेज। बूटिंग को क्या कहते हैं? फ्लोरिंग स्टेज भी कहते हैं, फ्लोरिंग स्टेज। मैंने आपको बताया था पहले क्वेश्चन में भी कितनी स्टेज होती है, कब कब आती है। तो अपने अब चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑब्जेक्शनेबल वीड ऑफ वीट। इसमें से कौन सा वीट है जो ऑब्जेक्शनेबल है? ऑब्जेक्शनेबल वीड कौन से होते हैं? मेनली वो होते हैं जिनके जिस वीड के जो सीड्स होते हैं, वो मेन फसल जो अपनी उगाई होती है खेत में उसकी सीड्स के अंदर मिक्स हो जाते हैं। उनको सेपरेट करना बहुत मुश्किल होता है, उनको अपने अलग नहीं कर सकते, तो इसे बोलते हैं ऑब्जेक्शनेबल वीड। तो इसमें से ऑब्जेक्शनेबल वीड कौन सा है? कॉनवोलुलस आर्वेंसिस, फेलेरिस माइनर, चिनोपोडियम एल्बम, या फिर मस्टर्ड। मस्टर्ड के भी तो पौधे उगते हैं, तो मस्टर्ड भी एक वीड है। तो इसमें अपना फर्स्ट आंसर होगा, अपना आंसर होगा इसमें कॉनवोलुलस आर्वेंसिस। फर्स्ट ऑप्शन आंसर है। इसको हिंदी में बोलते हैं अमरबेल, अमरबेल। नेक्स्ट क्वेश्चन की अपने चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द मोस्ट आइडियल वेदर कंडीशन फॉर वीट एट ग्रेन फॉर्मेशन स्टेज। दाना बनते समय अपने कौन सी जो वेदर कंडीशन है वो सबसे अच्छी है? तो फर्स्ट है वार्म एंड ड्राई, वार्म एंड ह्यूमिड स्टेज, कूल एंड मॉइस्ट, या हॉट एंड ह्यूमिड। तो इसका आंसर होगा फर्स्ट नंबर, वार्म एंड ड्राई स्टेज। दाना बनते समय अपने सूखा होना चाहिए मौसम, और गर्मी भी होनी चाहिए। अपनी एक रबी क्रॉप है वीट, तो अपने इसकी मार्च अप्रैल के अंदर कटाई करते हैं, तो जो फरवरी में जो दाना बनता है उस टाइम मौसम सूखा मतलब ड्राई होना चाहिए, और थोड़ी गर्मी भी होना चाहिए फरवरी मार्च के टाइम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है
इफ़ वन इरिगेशन आर अवेलेबल फॉर वीट इट इज़ प्रीफर्ड, यदि अपने एक की सिंचाई अवेलेबल हो गेहूँ में देने के लिए तो वो अपने कब देनी चाहिए? तो जॉइंटिंग स्टेज, CRI स्टेज, मिल्किंग स्टेज, बूटिंग स्टेज। तो इसका आंसर होगा CRI स्टेज, जो फर्स्ट स्टेज है अपनी, बहुत क्रिटिकल मानेंगे, जो 21 दिन बाद आती है, 21 दिन बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सपोर्ट क्वालिटी ऑफ व्हीट इज अफेक्टेड बाय विच डिजीज। तो कौन सा इसमें रोग है जो अपने एक्सपोर्ट क्वालिटी को अफेक्ट करता है? एक्सपोर्ट क्वालिटी मतलब अपने जो गेहूँ दूसरे देश में निर्यात करते हैं, तो जिस रोग के कारण अपने मतलब क्वालिटी है वो बहुत लो हो जाती है गेहूँ की, तो वो कौन सा डिजीज़ है, कौन सा रोग है, आप बताइए। तो इसमें फर्स्ट ऑप्शन है पाउडरी मिल्ड्यू, सेकंड ब्लैक रस्ट, थर्ड लूज स्मट और फोर्थ है करनाल बंट। तो इसका आंसर होगा करनाल बंट, फोर्थ नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीन रिस्पॉन्सिबल फॉर ड्वार्फनेस इन व्हीट। ये ड्वार्फनेस नहीं है फ्रेंड, ये ड्वार्फनेस है, टाइपिंग में मिस्टेक हुई है, ड्वार्फनेस, ये एफ है, टी कीजिएगा, ड्वार्फनेस है ये इन व्हीट। तो फर्स्ट ऑप्शन है नोरिन 11, नोरिन या नोरिनटन या फिर IR8। तो इसका आंसर होगा नोरिनटन, थर्ड नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द सीड रेट ऑफ व्हीट बाय नॉर्मल सोइंग। अपने नॉर्मल सोइंग कर रहे हैं तो गेहूँ की कितनी सीड रेट रखते हैं? तो उसका आंसर होगा थर्ड नंबर, 1 सेकेंड फ्रेंड, थर्ड नंबर होगा 100 किलो प्रति हेक्टेयर। जो फर्स्ट ऑप्शन है 25 से 30 किलो प्रति हेक्टेयर, ये अपने डिबलिंग मेथड में, डिबलिंग मेथड से सोविंग कर रहे हैं तो 25 से 30 किलो रखते हैं। अगर अपने लेट सोविंग कर रहे हैं, अगर अपने लेट सोविंग कर रहे हैं तो इसके लिए रखते हैं 125 किलो प्रति हेक्टेयर और नॉर्मल सोविंग में 100 किलो प्रति हेक्टेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मॉइस्चर कंटेंट एट हार्वेस्टिंग स्टेज इन। जब अपने गेहूँ को काटते हैं तब कितनी % नमी होनी चाहिए व्हीट के अंदर? फर्स्ट ऑप्शन है 18 से 24%, 25 से 30%, 12 से 16% या फिर 8 से 12%। तो इसका आंसर होगा 25 से 30%। 25 से 30% नमी होनी चाहिए फसल काटते टाइम। जो 8 से 12 जो % है इस पे अपने स्टोर करते हैं गेहूँ को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्वार्फिंग एजेंट फॉर व्हीट क्रॉप इज। ऑप्शन है नोरिनटन, साइकोसेल, साइकोसेल है फ्रेंड्स, ये साइकोसेल नहीं है, साइकोसेल है, ए की जगह ई है, साइकोसेल, RH-T1 या फिर नोरिन। तो पहले अपने पढ़ा था ड्वार्फ, जो जीन बोनेपन के लिए जो जीन होता है वो कौन सा रिस्पॉन्सिबल है, वो नोरिनटन था। इसने एजेंट पूछा, ड्वार्फिंग एजेंट कौन सा है, तो वो आंसर होगा साइकोसेल, सेकंड नंबर। तो ओके फ्रेंड्स, आज अपने किए हैं 15 क्वेश्चन गेहूँ के। अगर आपको मेरे क्वेश्चन अच्छे लगे हैं, आपको कुछ नया सीखने को मिला है, कुछ नया आपको समझ आई है, तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करना, जिससे आगे भी आपको क्लास मिलती रहे। ओके, थैंक यू सो मच।